नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पढ़े थे। अब हम कक्षा 10वीं की राजस्थान का इतिहास तथा कला संस्कृति की बुक से अगला टॉपिक राजस्थान के प्रमुख राजवंश पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्रमुख राजपूतों के वंशों का परिचय। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है अपने पास गुहिल वंश। गुहिल वंश दिया हुआ है। गुहिल वंश के बारे में है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। अबुल फजल ने इन्हें ईरान के शासक नौशे खां से संबंधित किया है, तो कर्नल जेम्स टोल ने इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित बताया है। वहीं नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा ने इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित किया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ। तो कर्नल जेम्स टोड ने वल्लभी के शासकों से संबंधित बताया है गुहिलों को, और नैन्सी गोपीनाथ शर्मा ने ब्राह्मण होने का मत दिया है, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इन्हें गुहिल को अपना शासन स्थापित किया हुआ बताया। कब? 566 ईस्वी में। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन हुआ? बप्पा। स्टार्ट करते हैं। बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी तक। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। 734 में मानमोरी को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार किया। किसने? बप्पा रावल ने। बप्पा की राजधानी नागदा थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी, जो एकलिंग जी का मंदिर है, लकुलिश जी का मंदिर, उसका निर्माण करवाया। एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। बप्पा जो है वो कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार कवि राजा श्यामल दास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। तब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उसने मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य इसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल, फ्रांसीसी सेनापति जिसे यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, से करते हैं। तो चार्ल्स मार्टिन से तुलना किसने की है बप्पा रावल की? सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टेल से तुलना की है। नेक्स्ट है जैत्र सिंह 1213 से 1253 ईस्वी। गुहिल के एक वंशज जैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1227 ईस्वी में भुताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ हम्मीर मधुवर्धन में मिलता है। तो इल्तुतमिश को किसने परास्त किया था? जैत्र सिंह ने। और इसका वर्णन कहाँ मिलेगा? जयसिंह सूरी की हम्मीर मधुवर्धन में। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हम्मीर कहा गया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए
लिखा है, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधी भी करते हैं। जिसकी वीरता की प्रशंसा किसने की? उसके विरोधियों ने भी की। ये किसने लिखा है? गौरीशंकर हेराचंद ओझा ने। और किसके बारे में? जैत्र सिंह के बारे में। नेक्स्ट शासक है रतन सिंह, 1302 से 1303 ईस्वी तक। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया है। डॉक्टर दर्शा शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति घोराव और बादल वीर गति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया है। तो अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य युद्ध का वर्णन किसने किया है? अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ किसमें? खजाइन उल फतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। तो गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रावल रतन सिंह। और चित्तौड़ का नाम क्या बदल कर किया गया? खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद। राणा हमीर 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में मेवाड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। सिसोदा का जागीरदार होने से इसे सिसोदिया कहा गया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह ने अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाए। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा भी दी जाती है। महाराणा हमीर को विषमघाटी पंचानन विकट आक्रमणों में सिंह के समान या सिंह के सदृश कहा गया है। राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किसमें कहा है? राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषमघाटी पंचानन किसे? राणा हमीर को। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया। तो सिंगोली के युद्ध में हमीर ने किसे परास्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट है महाराणा लाखा। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। चुंडा को राजस्थान का भीष्म पिता भी कहा जाता है। तो राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? चुंडा को। किसे? चुंडा को। किसका पुत्र है? राणा लाखा का। राणा लाखा के समय में जावर माइंस से चांदी व सीसा का बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा। तो जावर की जो खाना है वहां से चांदी व सीसा किसके समय निकला? राणा लाखा के समय, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण भी करवाया। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? एक बंजारे ने। किसके समय में? राणा लाखा के समय, पिछोला झील। नेक्स्ट शासक है महाराणा मोकल।
1421 से 1433 ईस्वी। मोगल महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। 1421 ईस्वी में मोगल शासक बना, जो अल्पायु का होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। पर जब चुंडा को लगा कि मोगल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती हैं, तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। 1433 ईस्वी में मोगल की झिलवाड़ा में चाचा और मीरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। तो मोगल की हत्या किसने की? मोगल की झिलवाड़ा में चाचा और मीरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर के हत्या कर दी। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा, 1433 से 1468। मोगल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। तो मोगल का पुत्र महाराणा कुंभा है। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसे मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। तो महाराणा कुंभा ने मेवाड़ पर राठौड़ों का प्रभाव समाप्त किया और मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ पर एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर बंदी बना लिया। 1437 में हुआ था सारंगपुर का युद्ध। किसके बीच में? मालवा शासक महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के बीच में। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध के उपलक्ष्य में करवाया? 1437 के सारंगपुर के युद्ध में के अवसर में। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंदोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। इस संधि से यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करें, उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। 1457 से 58 ईस्वी में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। तो चंपानेर की संधि किस किस के बीच हुई थी? 1456 में हुई थी मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में। और किसके विरुद्ध हुई थी ये? कुंभा के विरुद्ध, महाराणा कुंभा के विरुद्ध। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनमें सिरोही, अचलगढ़ एवं कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध हैं। कविराज श्यामल दास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता मानते हैं। कौन? कविराजा श्यामल दास। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन था। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभश्याम तथा श्रृंगार चौरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर बनवाए, जो अपनी विशालता एवं तक्षण कला के कारण अद्भुत हैं। कुंभा एक विद्वान, विद्यानुरागी शासक था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य में से ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था। संगीत राज, संगीत मीमांसा व सूड़ प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ थे। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड़ प्रबंध। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। तो कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या और गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी, तथा इसी के काल में जो
कवि, अत्रि और महेश थे। उन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज, रावराय, दानगुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरुद्धों से विभूषित किया है। तो बहुत सी बार पूछा जाता है महाराणा कुंभा को प्राप्त ये उपाधियां, या ये उपाधि देख करके पूछा जाता है किसे प्राप्त है। तो ये सब उपाधियां तत्कालीन जो ग्रंथ थे उनमें महाराणा कुंभा को दी गई है। महाराजाधिराज, रावराय, दानगुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि जो उपाधियां हैं उनसे विभूषित किया गया है महाराणा कुंभा को। नेक्स्ट है, कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्टमय रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया। उसके पुत्र उदा ने 1468 में उसकी मृत्यु कर दी। तो मेवाड़ का प्रथम पितृहंता जो शासक था वो कौन था? उदा। और किसकी मृत्यु की? महाराणा कुंभा की। नेक्स्ट शासक है महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के बारे में देखें। महाराणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी तक सांगा संग्राम सिंह व उसके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल व राजसिंह चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण इनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था, पर इस संघर्ष में अंततः सांगा ही विजय रहा और मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। तो हिंदूपत उपाधि किसे प्राप्त है? महाराणा सांगा को, जबकि हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा को। 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनने के बाद इस समय मालवा पर सुल्तान नसरुद्दीन शासन कर रहा था। 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। इस सफलता से मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया तथा अब वह एक तरफ से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। मेदिनी राय महाराणा सांगा की शरण में चला गया, जिससे मालवा एवं मेवाड़ में युद्ध हुआ। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और महाराणा सांगा महाराणा द्वारा बंदी बना लिया गया। इडर के उत्तराधिकार का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को सहयोग आदि देने ऐसे मामले थे जिनको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को नहीं मिली। 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातौली, वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है, में के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। तो खातौली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? महाराणा सांगा और सुल्तान इब्राहिम लोदी, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में 1517 में। इसके बाद राणा की सेना ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा
पराजित हुआ था, पर इससे पहले बयाना का युद्ध हुआ था फरवरी 1527 ईस्वी में। उसने बाबर की सेना को पराजित किया। तो पहले बयाना के युद्ध में सांगा ने इसको बाबर को पराजित किया था। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और सांगा के बीच युद्ध हुआ। तोपखाने एवं तुलगमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ एवं उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने, जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, सांगा को विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा, दौसा में स्थित है, बसवा में सांगा की मृत्यु हुई। मांडलगढ़ में सांगा की समाधि स्थल है। मांडलगढ़ में जो महाराणा सांगा है उनका समाधि स्थल स्थित है। महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह 1528 से 1531 ईस्वी और उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। नेक्स्ट शासक है महाराणा उदय सिंह 1527 से 1572। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। यहीं मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। यहाँ उसने उदय सागर झील, मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता नामक अपने 2 सेना नायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। किले की रक्षा के दौरान जयमल व फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा किले के बाहर उनकी हाथियों पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। महाराणा प्रताप नेक्स्ट शासक है महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। महाराणा उदय सिंह ने जयमल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने 2 मार्ग थे, या तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखें। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने थे, फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। उसने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों को एकजुट बनाया, जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार उन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंदा को अपना निवास स्थल कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया। गोगुंदा से कहा कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया अपना निवास स्थल। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहते थे, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। 1572 से 1576 ईस्वी के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल क्रमशः जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास टोडरमल के नेतृत्व में भेजे, मगर महाराणा से संधि करने के किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। महाराणा प्रताप ने चारों शिष्टमंडलों से संधि करने पर कोई रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़
को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 ईस्वी में के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा और वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। 18 जून 1576 को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर का मान सिंह, जबकि प्रताप की सेना के हरावल अग्रिम दस्ता का नेतृत्व हकीम खासूर कर रहा था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया, प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। यह युद्ध अनिर्णायक रहा। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूंनी ने गोगुंदा का युद्ध, जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू किया। 1576 से 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अपने अनेक अभियान भेजे, किंतु अधिक सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में जो दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। इस संपूर्ण घटना की जानकारी मिलने पर प्रताप ने मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित भिजवाने के आदेश दिए। नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का यह अनुपम उदाहरण है। 1582 में दिवेर के मुगल चौकी पर आक्रमण के समय कुंवर अमर सिंह ने वहां पर तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खां को भाले के एक ही वार में परलोक पहुंचा दिया। दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। यही कारण था कि कर्नल टोड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा। दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा। 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 से 1597 ईस्वी के बाद बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया, चावंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड के पास बारडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। तो बारडोली में महाराणा प्रताप की छत्री स्थित है। प्रताप के संबंध में कर्नल टोड ने लिखते हैं कि आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य के या उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन है। ये किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा प्रताप के लिए कहा है। और हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली तथा दिवेर को मेवाड़ का मैराथन बताया है। महाराणा अमर सिंह नेक्स्ट शासक है। महाराणा अमर सिंह 1597 से 1620 ईस्वी तक। अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। शासक बनने के बाद उपरांत उसे मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शहजादा खुर्रम जो शाहजहां था को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में लूटमार एवं आगजनी की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ के सामंत युद्धों से ऊब गए थे एवं उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अतः उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। फरवरी 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि हुई। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर इसकी मरम्मत नहीं हो सकती थी। इस
प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से स्वयं खुश न था और उसने स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर दिया। जहांगीर के जीवन की यह एक बड़ी सफलता मानी जाती है। नेक्स्ट शासक है महाराणा राज सिंह 1652 से 1680। राजसिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय लिया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा। राजसिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा दिया। मुगल सेना कंगोरे में बुर्ज गिराकर लौट गई। 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों के उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था, अतः महाराणा टालमटोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो आरंभ में तो उसके संबंध राजसिंह से अच्छे रहे। औरंगजेब ने उसे 6,000 जात एवं सवार का मनसब भी प्रदान किया, किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, से विवाह करके राजसिंह ने 1660 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। इसके बाद 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने पर राजसिंह ने विरोध किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राजसिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। 1680 में राजसिंह की मृत्यु हो गई। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य राजसिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। इस झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौकी नामक स्थान पर राजप्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया। संस्कृत भाषा में लिखित राजप्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। यह प्रशस्ति 25 काले पत्थर संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं राजसिंह के बारे में। राजसिंह ने कौन सी झील का निर्माण करवाया? राजसमंद झील का। कौन सी नदी को? गोमती नदी को रोक करके और राजसमंद झील का निर्माण करवाया। तथा राजसिंह के संबंध औरंगजेब से कब बिगड़े? किशनगढ़ की राजकुमारी जो थी चारुमती, उसके विवाह से संबंधित जो किस्सा था, उस संबंधित जो भी विवाह किससे होना था? औरंगजेब का विवाह चारुमती से। लेकिन चारुमती से किसने विवाह कर लिया? राजसिंह ने। तो उस समय औरंगजेब और राजसिंह के संबंध बिगड़े तथा राजसिंह ने चित्तौड़ के किले में मुगल मेवाड़ जो संधि हुई थी उसके विरुद्ध जाकर के चित्तौड़ किले में निर्माण करवाए। तो ये थे अपने गुहिल वंश के शासक। नेक्स्ट है मारवाड़ व राठौड़ वंश एवं मारवाड़ का राठौड़ वंश और इसके प्रतापी शासक, जो देखेंगे अपन नेक्स्ट अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।